Hello students, welcome to the third video or third part of Prevention of Money Laundering Act 2002. In the past two videos, we have studied about the introduction, different definitions, powers of directors, reporting entities, clients, beneficiary owners, what are the different penalties for not giving information or delay in information. So today we are going to start with the third part, which is attachment, adjudication and confiscation. For this purpose आपको इन तीनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज़ अटैचमेंट, व्हाट इज़ एडजुडिकेशन एंड व्हाट इज़ कन्फिस्केशन. अटैचमेंट मीन्स जब आप किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर रोक लगा देते हो या उसको अपने कब्ज़े में ले लेते हो ताकि वो आगे किसी को ट्रांसफ़र ना हो पाए, सेल ना हो पाए और उसकी मूवमेंट के ऊपर आप कोई ना कोई बैन लगा देते हो. उसके बाद है एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन मीन्स वो पावर्स जिससे ये डिसाइड होता है कि किसी ने क्राइम किया है या नहीं किया. एडजुडिकेशन मीन्स जजमेंट देनी, डिसाइड करना वेदर द पर्सन हैज़ कमिटेड क्राइम और नॉट, एंड इफ़ ही हैज़ कमिटेड क्राइम तो उसको क्या पनिशमेंट देनी है, डिसाइड करना. नहीं करना तो फिर उसके साथ क्या करना है. कन्फिस्केशन मीन्स कि उस प्रॉपर्टी या उस चीज़ को अपने कब्ज़े में ले लेना जिसके साथ क्राइम हुआ है या जिसके लिए क्राइम हुआ है. जैसे यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ जो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे हम उनकी ट्रांसफ़र पे रोक लगाएंगे, उनकी सेल पे रोक लगाएंगे, उनको कन्फिस्केट करेंगे. जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको अपने कब्ज़े में ले लेती हैं. तो दीज आर द थ्री मीनिंग्स: अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कन्फिस्केशन. First term is attachment. It means prohibition of transfer, convention, disposition or movement of properties by an order issued under Chapter 3 of the Act. किस किस पे रोक लगाना? ट्रांसफ़र पे, कन्वर्जन पे, डिस्पोजिशन पे और मूवमेंट पे. मतलब आप किसी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते. डिस्पोजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं हिला सकते, और मूवमेंट नहीं कर सकते, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप उसको नहीं लेके जा सकते. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मीन्स एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6. जो भी अथॉरिटी अपॉइंटेड है उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. The Prevention of Money Laundering Act gives extremely wide powers to the authorities to attach properties suspected to be involved in money laundering. तो ये बहुत सारी पावर्स देती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को प्रॉपर्टीज़ अटैच करने के लिए जिनके ऊपर उनको शक होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग. पहले प्रॉपर्टीज़ अटैच की जाती हैं, उसके बाद कन्फिस्केट की जाती हैं. अटैच मीन्स आप उसके ऊपर रोक लगा देते हो लीगल एक्शन लेके कि आप उसको आगे किसी और को ट्रांसफ़र या कन्वर्ट नहीं करोगे. यूज़ आप कर सकते हो बट आप आगे इसको कहीं पे भी किसी भी तरह की सेल परचेज़ या मूवमेंट नहीं करोगे. कन्फिस्केशन होता है कि एक बार अगर डिक्लेयर हो गया आपका क्राइम, उसके बाद वो कन्फिस्केट होकर सरकार के पास आ जाती हैं. तो अटैचमेंट कैसे करनी है, कौन करेगा? या तो डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर, जिसको दे रखा है रीज़न. उसके पास रीज़न होना चाहिए बिलीव करने का इन राइटिंग कि क्या होना चाहिए. दैट एनी पर्सन इज़ इन पोजेशन. उसके पास एक राइटिंग में प्रूफ होना चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास उस क्राइम के प्रोसीड्स है, मतलब उसके पास ब्लैक मनी पड़ी हुई है. और such proceeds are likely to be concealed, transferred or dealt with any manner which may result in frustrating any proceedings relating to confiscation. और वो क्राइम जो प्रोसीड्स हैं उनको वो छुपा सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है, जिससे आगे चल के जो प्रॉपर्टी है वो कन्फिस्केट करने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है. तो इससे पहले कि वो इन चीज़ों को कहीं छुपाए, इधर उधर करे, उससे पहले ही हम जो पर्सन होगा जिसको पावर दी जाएगी वो उस चीज़ को अटैच कर लेगा. और कैसे होगी अटैचमेंट? अटैचमेंट करने के लिए ही मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोविजनली अटैच. पहले क्या होगा? ऑर्डर पास होगा, ऑर्डर रिटर्न में होगा, और इनिशियली जो प्रॉपर्टी है वो स्टार्टिंग में 180 डेज़ के लिए अटैच होती है. उसके बाद जब ये अटैचमेंट होगी उसके बाद एक रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाती है मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973.
और उसको ये बताया जाता है कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है और ऐसी ही सिमिलर रिपोर्ट हमने आपको दी है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन फर्स्ट प्रोविजन एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन में बी अटैच्ड। कौन अटैच करेगा? अगर डायरेक्टर के पास एक रीज़न है बिलीव करने के लिए कि पहले ये प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई है और ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और अगर हमने इस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया तो ये आगे जाके हमारी प्रोसीडिंग्स को हैम्पर करेगा। उसके बाद है द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर शैल इमीडिएटली आफ्टर अटैचमेंट। अब यहाँ तक तो बात हो रही थी अटैचमेंट की, कि अभी तक उनके पास रीज़न आ गया कि हमने प्रॉपर्टी अटैच करनी है। अब अटैचमेंट के बाद क्या होगा? डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर किसकी कॉपी? फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अलॉन्ग विद द मटीरियल इन हिज पोजेशन रेफर्ड टू इन दैट सबसेक्शन टू द एडजुडिकेट अथॉरिटी इन अ सील्ड एनवेलप। और अब वो जब उनके पास अटैचमेंट आ गई, वो अटैचमेंट का ऑर्डर किसको फॉरवर्ड करेंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सील्ड एनवेलप में, कि किस टाइम के लिए ये ऑर्डर किया गया है और क्या ऑर्डर किया गया है, एंड मटेरियल फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कितना टाइम हो गया है, क्यों हो गया है और क्या अटैच किया है, वो सारी की सारी डिटेल्स एक सील्ड एनवेलप में किसको फॉरवर्ड करेंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एवरी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शेल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। अगर आपने 180 डेज़ के अंदर अंदर उसको फॉरवर्ड नहीं किया ऑर्डर को, तो जैसे ही वो 180 डेज़ ख़त्म होंगे वो ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। आपको अटैचमेंट के लिए दोबारा वो ऑर्डर बना के उसको जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। Nothing in this section shall prevent the person interested in the enjoyment of the immovable property attached under from such enjoyment. Suppose आपके घर को अटैच होना है या शॉप को अटैच होना है, तो आपकी प्रॉपर्टी भले ही अटैच है बट आप उसमें रह सकते हो, आप उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हो, बट आप उसको आगे सेल, परचेज, ट्रांसफ़र, कन्वर्ट नहीं कर सकते। For the purpose of this, person interested in relation to any immovable property includes all persons claiming or entitled to claim any interest in the property. जिन लोगों का उसमें इंटरेस्ट है, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी रह रहे हैं पर्सन इंटरेस्टेड, वो उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं भले ही आपकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है। अटैचमेंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वंस इट इज़ कन्फिस्केटेड, उसके बाद आपका उसमें जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। The director or any other officer who provisionally attaches any property shall within 30 days from such attachment file a complaint stating a facts. जिसने अटैच की है, जैसे ही प्रॉपर्टी अटैच की है, विदिन 30 डेज़ उस अटैचमेंट के साथ एक कंप्लेंट फाइल करेगा जिसमें सब कुछ लिखा जाएगा कि उसने ये प्रॉपर्टी अटैच क्यों की है। तो अब जो बॉल है वो किसके पास आ गई? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। पहले वो किसके पास थी? डायरेक्टर के पास। नाउ द ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द अटैचमेंट आर कमिंग टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा और उसकी पावर्स क्या क्या होंगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और उसकी पावर्स, ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो कहाँ कहाँ तक काम कर सकती है और क्या क्या अथॉरिटीज़ उसके पास रहेंगी। और कौन हो सकता है? इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स। एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर्स, मतलब 3 लोग इस कमेटी में होंगे। 1 member each shall be a person having experience in the field of law, administration, finance और accountancy। अब करना क्या है, काम क्या है? एडजुडिकेशन मतलब क्या होगा? On receipt of complaint under subsection 5, the applications made under subsection of, ये sections बेटा पढ़ लेना आप सब लोग। If the adjudicating authority has reason to believe that any person has committed an offence, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एक रीज़न है विश्वास करने का कि पर्सन ने अपराध किया है इस सेक्शन के अंदर, या उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसके पास ब्लैक मनी पड़ी हुई है, वो उसको 30 डेज़ का नोटिस देगा और उसको कहेगा
नोटिस देगा और साथ में ही 30 डेज़ का टाइम देगा और ये कहेगा कि आप आओ, आप अपने आप को एक्सप्लेन करो हमारे सामने कि आपके ये पैसे कहाँ से आए, ये प्रॉपर्टी आपने कहाँ से बनाई है, आपने किससे ली है, जिस प्रॉपर्टी को हमने अटैच किया है मतलब वो उससे रिलेटेड सीज़ किया है या फ्रीज़ किया है, वॉटेवर अटैचमेंट में ये तीनों टर्म्स आती हैं, वो उसको सीज़ भी कर सकता है, फ्रीज़ भी कर सकता है और अटैच भी कर सकता है। और उनको बोलेगा कि आप हमें एक्सप्लेन करो कि ये प्रॉपर्टी आपके पास आई कहाँ से है, आपके पास पैसा कहाँ से आया था। तो उन सब चीज़ों के बारे में उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक नोटिस सर्व किया जाएगा बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर पीरियड ऑफ 30 डेज़ और एंड टू शो कॉज वाई और ऑल एनी ऑफ सच प्रॉपर्टीज़ शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी प्रॉपर्टीज़। और उनको ये कहेगा कि आप हमें ये रीज़न दो कि हम आपकी प्रॉपर्टीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग में क्यों ना डिक्लेयर करें और क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कन्फिस्केट करे, अपने कब्ज़े में ले लें। Where a notice under this specifies any property as being held by a person on behalf of any other person, suppose वो प्रॉपर्टी किसी और ने किसी और के बिहाफ पे ले रखी है, तो जिसने उसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी ले रखी है उसको भी ये नोटिस सर्व हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी जॉइंटली एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे है तो जिन जिन लोगों के नाम पे वो प्रॉपर्टी है उन सभी को वो नोटिस जो है वो सर्व होगा। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल आफ्टर, जैसे उसके पास 30 डेज़ के बाद रिप्लाई आ जाता है वो उस रिप्लाई को कंसिडर करेगी, उस पर्सन को सुनेगी, हियरिंग द एग्रीव्ड पर्सन एंड, और जिसने अटैच की है डायरेक्टर या जो भी कोई और ऑफिसर, डेप्यूटी डायरेक्टर है या जो भी कोई और ऑफिसर है ऑथराइज्ड है, उन दोनों पार्टीज़ को सुनेगी और जो भी उसके सामने फैक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, सबूत हैं, उन सबको देखेगी और उसके बाद ये देखेगी, रिकॉर्ड कर लेगी उनकी सारी फाइंडिंग्स और उनको अपने पास रिकॉर्ड में रख लेगी। इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ क्लेम्ड बाय अ पर्सन अदर देन अ पर्सन टू whom द नोटिस हैड बीन इशूड, सपोज़ बाद में कोई और पर्सन आ जाते कि हाँ ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, इसकी नहीं है, तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो उसको भी टाइम देगी, 30 डेज़ का अपॉर्चुनिटी देगी कि चलो आप भी अपना पक्ष रख दो, हम आपकी बात भी सुनते हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो कहेगी ये प्रॉपर्टी मेरी है और इसने बिना वजह यूज़ की है या इसके पेपर्स उसके पास हो सकते हैं, उसने गलत ढंग से उसको सेल परचेज़ कर दिया हो। तो अगर और भी कोई क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, प्लीज़ इसको ना अटैच करो, कन्फिस्केट करो, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको भी प्रॉपर टाइम देगी। वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड्स अंडर सबसेक्शन दैट एनी प्रॉपर्टी in money laundering he shall by an order in writing confirm the attachment of the property or retention of property or record seized or frozen and the record shall continue। जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ ये ठीक है, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में और अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, तो वो उसको तब तक अटैच रखने का ऑर्डर पास करेगी। कंटिन्यू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस बिफोर अ कोर्ट। अब जो मैटर है वो कोर्ट में चले गया या जिस भी जहाँ पे भी उसका केस चल रहा है, तो वो उसको बोलेगी कि ये ऑर्डर तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक तुम्हारी पूरी प्रोसीडिंग्स नहीं फाइनल नहीं हो जाती या तुम्हारा केस की फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती है। बिकम फाइनल आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन इज़ पास्ड अंडर बाय द स्पेशल कोर्ट। या स्पेशल कोर्ट अगर ऑर्डर पास कर देता है कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हुई है, जो उसका अपराध है वो साबित हो जाता है और कन्फिस्केशन का जो ऑर्डर है वो पास कर दिया जाता है स्पेशल कोर्ट में। वेयर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज़ मेड एंड शैल बी कन्फर्म, द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस शैल फोर्थविथ टेक द प्रोसेशन। जैसे ही फाइनल ऑर्डर आ जाता है कोर्ट का, तो डायरेक्टर या और भी कोई जो ऑफिसर इसमें अपॉइंटेड होगा वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी की पोजीशन अपने पास ले लेगा जिसको उसने सीज़ या फ्रीज़ किया। अभी तक पोजीशन उसके पास नहीं थी, सिर्फ उसने अटैच कर रखा था। अब पोजीशन भी चाहे पेपर्स के थ्रू है, चाहे चाबियां हैं, जैसे मर्जी है वो उस चीज़ को ले सकता है। और अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पोजीशन लेना, तो वो क्या करेगा कि जिस तरह भी वो उसको कब्ज़े में ले सकता है या जिस दिन भी उसकी पोजीशन उसको मिल जाती है, कन्फिस्केशन उसी दिन से एप्लीकेबल हो जाएगी। और जहाँ पे ट्रायल कंक्लूड हो गया, केस ख़त्म हो गया, द स्पेशल कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, इट शैल ऑर्डर दैट सच प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हैज़ बीन यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ शैल बी कन्फिस्केटेड। जिस दिन प्रूफ हो गया कि प्रॉपर्टी यूज़ हुई है मनी लॉन्ड्रिंग में,
तो उसी दिन से वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी। बट कई बार क्या होता है कि केस ख़त्म होने तक ये सामने आता है कि प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हुई है मनी लॉन्ड्रिंग में, दैट मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ नॉट टेकन प्लेस और द प्रॉपर्टी इज़ नॉट इन्वॉल्व, इट शैल ऑर्डर रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो फिर क्या होगा, अगर तो ऑफेंस प्रूव हो गया तो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अगर प्रूव नहीं होता तो जो स्पेशल कोर्ट है वो उसका ऑर्डर पास कर देगी कि इस प्रॉपर्टी को रिलीज़ किया जाए। वेयर द ट्रायल अंडर दिस एक्ट कैनॉट बी कंडक्टेड, जैसे कई बार होता है कि एक्यूज की डेथ हो गई या पहले ही वो ऑफेंडर घोषित है, मतलब अपराधी घोषित किया जा सकता है, या वो किसी भी तरह से उसके खिलाफ़ कोई भी प्रोसीडिंग्स हम प्रॉपरली पास नहीं कर सकते, तो फिर ये पावर किसके पास आएगी, डायरेक्टर के पास। वो देखेगा कि मैंने क्या ऑर्डर पास करना है। इट कैन पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स रिगार्डिंग कन्फिस्केशन और रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे भी उसके सामने जो भी सिचुएशन होगी वो उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर जो है वो पास कर सकता है। जैसे ही प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कन्फिस्केट हो जाएगी, उसके बाद जो स्पेशल कोर्ट है जहाँ पे उसका ट्रायल हुआ था, कई बार क्या होता है कि वो कह सकता है कि आप जो कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आप ऑफेंडर को वापस कर सकते हो, क्योंकि जितना लॉस उसको मनी लॉन्ड्रिंग में फ़ायदा हुआ था उतना हम रिकवर कर चुके हैं, बाकी का हिस्सा जो है वो उसको वापस हो सकता है। मतलब जितना लीगली उसका हिस्सा बनता है वो उसको जो है वो वापस मिल सकता है। और इसके लिए कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि जो ऑफेंडर है उसने गुड फेथ में किया है और उसको लॉस भी सफ़र हुआ है, नो डाउट उसने सारी प्रिकॉशंस ली थी और वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है कन्फिस्केटेड, ये किसके पास जाती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, any property of a person, all the rights and title in such property shall vest absolutely in the central government free from all encumbrances। इनकम्ब्रेंसेस का मतलब है कि अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज है, कोई गिरवी रखी हुई है, किसी भी तरह के कोई भी हक या राइट्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे और प्रॉपर्टी पूरी तरह से किसके पास आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो कहते हैं कई बार कि स्पेशल कोर्ट कहता है कि कोई पर्सन कहता है कि हाँ इसके ऊपर किसी और का भी हक है या मैंने लीज़ पे ले रखी थी या कुछ भी था, तो वो स्पेशल कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि चाहे जो भी लीज़ था, जो भी इसके ऊपर कब्ज़ा था, कोई किसी का भी इंटरेस्ट है वो वॉइड है और अब प्रॉपर्टी पूरी तरह से किसकी मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके ऊपर अब और किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा। It shall operate to discharge any person from any liability in respect which may be enforced against such person by a suit of damages। इसका मतलब है कि ये किसी पर्सन को किसी लाइबिलिटी से भी फ्री कर सकती है। सपोज़ किसी ने किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई केस कर रखा है प्रॉपर्टी को लेके किसी डैमेजेस के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि अब प्रॉपर्टी उस पर्सन के पास नहीं है तो तू भी उस केस से फ्री हो गया है। नाउ द प्रॉपर्टी इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट सबको फ्री कर देते कि अब किसी और का इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं है। तो दिस वाज ऑल फॉर द पार्ट 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वी हैव टॉक्ड अबाउट अटैचमेंट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और हमने कन्फिस्केशन की बात की। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा टॉपिक, एंड इसके रिलेटेड हम डिस्कशंस करेंगे इन द लाइव क्लास ऑन ट्यूसडे। आई विल शेयर द वीडियो विद यू, वॉच द वीडियो, आराम से सुनना। कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो गया तो प्लीज़ टेक योर डाउट्स इन द लाइव क्लास। थैंक यू बेटा।